हाँ बेटा। सबके हो गया। हम हो गए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। थोड़ा रन दो, लाइट नहीं है। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी ना, लास्ट टाइम मतलब कल, तो हमने बात लास्ट में किसकी कर रहे थे हम? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। तो बेटा प्लाज्मोलिसिस के बारे में बात हुई थी है ना, कि शुरू में कॉर्नर की तरफ से थोड़ा सा वो हटना शुरू होगा, सेल वॉल से क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम पूरा टर्म यूज करें प्रोटोप्लास्ट, और फिर धीमे धीमे वो पूरा काफी सेंटर में आ जाएगा, एक स्फीयर के फॉर्म। और जो बेटा गैप आया ना बाहर का सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में, उसमें बाहर वाला सॉल्यूशन फिल होता है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो वाटर जो एब्जॉर्प्शन वाले जो ऑर्गन है प्लांट में बेटा, वो क्या होते हैं, मैंने बताया था, रूट हेयर्स। ट्यूबुलर यूनिसेलुलर एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मिस, या फिर एपिबिलेमा, रूट की एपिडर्मिस, या फिर देखिए बेटा एपिबिलेमा भी एक्चुअली में रूट की एपिडर्मिस के लिए टर्म होता है। एपिबिलेमा, EPIBLEMA, ये किसके लिए वर्ड यूज होता है? एपिडर्मिस ऑफ रूट। ठीक है। 2 मिनट में देख लो है ना, बिना लाइट के। बेटा ये जो रूट हेयर मैंने बताया था आपको कैसे है, यूनिसेलुलर। मैंने कल बताया भी था डायग्राम बना के ना, एक जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे निकली हुई है, चाहे हम बड़ी स्ट्रक्चर बनाएं या छोटी सी स्ट्रक्चर बनाएं, लेकिन मैंने बताया था कोई सेक्शन नहीं, हम कट नहीं मार सकते उसमें, है ना सेप का, क्योंकि कैसी है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हमने कट मार दिया, मैंने बोला था एक्चुअली में स्टेम हेयर, जिनको ट्राइकोम बोला जाता है, TRICHOME, स्टेम हेयर बेटा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो ज्यादातर प्लांट में रूट हेयर ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर मिनरल्स वगैरह। लेकिन एनसीईआरटी में हालांकि लिखा भी है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि रूट हेयर इतने वेल डेवलप नहीं पाए जाते, और उनमें फंजाई, फंगस सुना है ना, फंगस या फंजाई, तो कुछ प्लांट की रूट में के साथ में फंजाई एसोसिएट रहती है, उसको टर्म यूज करते हैं हम माइकोराइजा। सुना है ना आपने? माइकोराइजल फंजाई, ये रूट के साथ में एसोसिएट रहती हैं इन सम हायर प्लांट्स। और जैसे मैं नाम बताऊं आपको, पाइनस, पाइन्स, यूकेलिप्टस, इनमें बेटा उनके किसके साथ एसोसिएट रहती हैं, रूट्स के साथ। ठीक है। अभी खुला ही रहने देना थोड़ा देर। तो बेटा ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने की इनकी पावर, यानी फंजाई की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, फंजाई की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी होती है। तो ये माना जाता है, आप पढ़ते भी जब उसमें लाइन पढ़ेंगे, कि पाइन्स या पाइनस तो बिना बेटा उसके जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, यानी वो ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर माइकोराइजल फंजाई या माइकोराइजा उनके साथ में एसोसिएट नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ही पुअरली डेवलप का मतलब होता है बहुत ही कम रूट हेयर पाए जाना, रूट हेयर बहुत ही कम है, उनका काम ही नहीं चलेगा बेटा। तो उनको वाटर एब्जॉर्ब करा के कौन देगा? माइकोराइजल फंजाई।
माइक्रोराजा। ठीक है। अच्छा, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करा के तो देता ही देता है। इसके अलावा बेटा उनको ये जो रूट बॉर्न पैथोजन है, रूट बॉर्न पैथोजन का मतलब होता है प्लांट को कि जो सॉइल में बीमारी करने वाले जो दूसरे माइक्रोब्स वगैरह हैं उनसे भी बचाता है माइक्रोराइजल फंजाई, है ना। वाटर स्ट्रेस वाली, पानी की कमी वाली कंडीशन में, क्योंकि देखिए जब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, दूर दूर से वाटर एब्जॉर्ब प्लांट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज फंजाई, है ना। तो बेटा वो सूखा भी पड़ जाएगा तब भी नहीं मरेगा प्लांट, पानी की कमी भी होगी सॉइल में तब भी सरवाइव कर जाए। समझ रहे हैं ना। तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं प्लांट को माइक्रोराइजा से। अब माइक्रोराइजा भाई बिना बात के तो दोस्ती है नहीं ये, है ना। ये म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन मींस दोनों तरफ से बेनिफिट वाला एसोसिएशन। ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म जब कभी बेटा एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं और एक साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म, लिविंग टुगेदर एंड बेनिफिटेड टू ईच अदर। जैसे आपने प्लांट किंगडम एल्गी पढ़ी थी तो एक लाइकेन नाम पढ़ा था, लाइकेन। एल्गी और फंजाई मिलके रहते हैं ना लाइकेन में साथ में, इस टाइप से। तो ऐसे ही बेटा प्लांट इनको एक तो रहने को जगह दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, रहने को जगह, और दूसरा फूड, फोटोसिंथेसिस में फूड बना के प्रोवाइड करा रहा है किसको, फंजाई। क्योंकि बेटा फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, वो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकता बेटा, उसके लिए डिपेंड उसे करना पड़ेगा प्लांट। क्लियर। या उधर लाइकेन में वो एल्गी के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए। ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि वाटर एब्जॉर्ब ये भी कराने में हेल्प कर देती है। तो मैं बात कर रहा था ना वाटर एब्जॉर्प्शन कौन कौन करा देते हैं। खैर हम बैक टू पवेलियन आते हैं। बैक टू पवेलियन मींस वापस उसी टॉपिक पर आते हैं अपनी, प्लांट के रूट पर ही। तो बेटा प्लांट की रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो मैं कल लास्ट में बता भी रहा था इस बात को कि दो पाथवे हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। टू पाथवेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बेटा, है ना, आप क्या बोलेंगे हिंदी में, अवशोषण करने के, अवशोषित करने के, जो अगर ज्यादा है ना, ज्यादा शुद्ध हिंदी वाला हो, बेटा वाटर को अवशोषित करने के दो टाइप के रास्ते हैं, है ना। एक है एपोप्लास्ट और एक है सिंप्लास्ट। तो ये बताता हूँ, एक डायग्रामेटिक से बताऊंगा। वैसे एनसीईआरटी में डायग्राम बना भी हुआ है, देखो बना देता हूँ मैं एक। ये आपको कट लगानी तो मुश्किल है ना, मेरे हाथ में तो डस्टर है। ये रिप्रेजेंटेशन तो दिखा रहा हूं मैं। कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स से ले लेते हैं।
यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ ना, वही सेल्स में यहाँ पर बताऊंगा कि हमने किसको क्या क्या माना है। ये बेटा रूट हेयर है, क्या दिखाया मैंने, ये रूट हेयर। बेटा ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से, सॉइल से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है रूट हेयर, ठीक है। और देखिए ये एपिडर्मिस है रूट की, ये एपिबिलम है मैंने बताया। अंदर वाली बेटा ये जो सारी सेल है ये है कॉर्टेक्स की सेल। कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड होता है ना, काफी। जैसे कि हाँ, देखिए ये दिखाने की जो कोशिश की गई है ना एनसीईआरटी में, जो भी थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आता। और ये वाला ये है जो मैं इधर ये बना, थोड़ा मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो बेटा यहाँ पर ये रूट की एपिडर्मिस, इसके बाद में ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स सेल्स। देन उसके बाद में मैंने दिखाया एंडोडर्मिस। एनाटॉमी के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो कॉर्टेक्स के बाद में रूट में आता है एंडोडर्मिस। इसका बहुत बड़ा रोल है वहां। इसके बाद में आता है पेरिसाइकिल, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ। फिर बेटा वास्कुलर बंडल्स, बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है बेटा। तो आप जानते हैं कि वाटर देखिए एब्जॉर्ब होगा, और चौक एक ही कलर का है, चलिए कोई बात नहीं। कॉर्टेक्स की सेल्स है ना। तो देखिए एक तो मैंने ये पाथवे दिखाया सीधा कॉर्टेक्स की सेल के अंदर से इन्वेड करता हुआ सेल टू सेल, और बेटा सीधा अंदर चला गया, ठीक है। बिल्कुल सेल में होके पार जा रहा है ना, बीच में होकर के। ये सिंपलास्ट है। जब सेल के साइटोप्लाज्म से होकर जाता है वाटर, है ना, पाथवे होता है लिविंग पाथवे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपलास्ट। और अगर बेटा सेल वॉल से होकर के जा रहा है, सेल वॉल डेड पार्ट है सेल का, या फिर उन सेल्स के बीच में ना जगह जगह पर गैप है, सेल्स के बीच में गैप है, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं उसे, इंटरसेलुलर स्पेस। तो अगर इंटरसेलुलर स्पेस से होकर जा रहा है या सेल वॉल से, तो उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। देखिए हमने यहां से, क्योंकि बेटा ये घूमेगा तो पूरे में ही ना कॉर्टेक्स में, यहां से जा रहा है पानी ऐसे, ऐसे बीच में से निकल के जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां पर आकर तो उसे मिलना पड़ेगा, बताऊंगा कारण। तो ये जो बीच में इधर उधर से साइडों से निकल निकल के जा रहा है ना, ये एपोप्लास्ट पाथवे। अब यहाँ कलर एक ही है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में तो दिक्कत आएगी। ये सेल्स के बीच की स्पेस होती है ये वाली, इनको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर मतलब बीच के, है ना, सेलुलर मतलब सेल्स के बीच के स्पेस। जैसे देखना, ये आप यहाँ बैठे हुए हैं, रो है, यहाँ बैठे हुए हैं आप, यहाँ बैठे हैं, बीच में रास्ता है ना, तो ये बिटवीन द रो हो गया, इंटर रो। ये जो पाथ है इंटर रोज स्टेप्स। तो बेटा रे ये यहां पर ऐसे होता, अब देखिए होता क्या है, पानी, तो चलो पहले ये समझ गए ना यहाँ पर ये बात। और पहले इससे देखो, बड़े वाली इससे सेल से दिखाता हूँ। ये मैंने कॉर्टेक्स, मैंने एपिडर्मिस से नहीं दिखाया, ठीक है, क्योंकि एपिडर्मिस में तो रूट हेयर है ही, उससे ऑब्जर्व हो रहा है। मैंने कॉर्टेक्स दिखा दिया, एक सेल से रिप्रेजेंट कर दिया, जबकि आप जानते हैं कॉर्टेक्स की तो बहुत सारी सेल है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है, एक सेल दिखा, सारी एक जैसी। एंडोडर्मिस दिखा दी, देन पेरिसाइकिल दिखा दी, ठीक है, देन वास्कुलर बंडल आ गया बेटा। जालम क्लियर है। अब देखिए
यहां एंडोडर्मिस में एक ऐसी वॉल थिकनिंग है जो कि वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस होता है, सुवेरिन, उसकी बनी हुई है। मैंने आपको बताया भी था कल परसों क्लास में कि बेटा वाटर इम्परमेबल, जैसे मैंने बताया था इम्परमेबल वॉल, तो मैंने कहा था सुवेराइज्ड वॉल और क्यूटिनाइज्ड वॉल, याद है ना? तो बेटा ये सुवेरिन वाला यहां पर देखो आपको दिखाई दे रहा है, सुवेरिन की बनी हुई कुछ स्ट्रिप होती है, इनको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये एंडोडर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा। अच्छा, नाम क्यों पड़ा था? एक साइंटिस्ट था कैस्पेरी, उसने डिस्कवर्ड किया था इन्हें, इसीलिए नाम पड़ गया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन बैंड। किसके बने हुए हैं? सुवेरिन के, मेड ऑफ सुवेरिन यानी कि था, जो बेटा वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस, ठीक है। देखिए अब पानी बेटा यहां से आया, अच्छा यहाँ बीच में वैक्यूल बना देता हूँ भाई, ये मैंने क्या बना दी? वैक्यूल। वैक्यूल होगी साहब, ये वाला साइटोप्लाज्म हो गया। बीच बीच में अगर सेल्स के मैंने इंटरकनेक्टेड दिखा दिए, उनके बीच में कनेक्शन दिखा दिया है, क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल्स को कनेक्ट बनने करने वाले जंक्शन है प्लांट सेल में, ठीक है। एनिमल्स में नहीं होते प्लाज्मोडेस्मेटा, किसमें होते हैं? प्लांट सेल्स। ये सेल जब आप साइटोलॉजी पढ़ी होगी तो ये जानकारी आपको मिली होगी, आई थिंक। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये जो बीच में गैप है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा। तो देखिए पानी अंदर आया, ठीक है। अगर वो यहां से सेल के साइटोप्लाज्म से होकर जा रहा है, किससे आ रहा है बेटा? सेल के साइटोप्लाज्म से होकर, या वैक्यूल से होकर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वैक्यूल से भी जा सकता है। तो ये जो पाथ है सेल के अंदर से बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए जाना, ये क्या है? सिंप्लास्ट। क्या ये पाथवे? सिंप्लास्ट। लिविंग पाथवे से होके जा रहा है ना बेटा। अच्छा एक चीज और देखिए, इनमें रिप्रेजेंटेशन है सर, लेकिन रियलिटी में सेल वॉल नहीं होती प्लाज्मोडेस्मेटा पे, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ जाता है, ठीक है। और बेटा ये जो जा रहा है देखना सेल वॉल से होकर, ये एक्चुअली बाहर वाला पार्ट क्या है? बाहर वाला पार्ट बेटा सेल वॉल है, CW लिख दूं? सेल वॉल। अंदर वाली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, PM। तो आप देख रहे हैं जो सेल वॉल से होकर जा रहा है, सेल वॉल से जा रहा है, ये एपोप्लास्ट, या फिर सेल्स के बीच में होकर के जा रहा है। अब सेल्स के बीच में तो दिखा नहीं सकते ना, पूरा बॉडी बीच में है ना, क्योंकि सेल के बाहर से जा रहा है ना, सेल के बाहर से यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस से। यहां देखो इंटरसेलुलर स्पेस दिखाया मैंने, उनके बीच बीच में होकर जाना। और यहाँ सेल में होकर के सेल की वॉल में होकर जाना पता नहीं चल रहा हमें, तो वो हमने यहां दिखा दिया, ये सेल वॉल है ना इतनी मोटी, इसमें होकर के जो जा रहा है वो एपोप्लास्ट, ठीक है, जा रहा है। लेकिन आगे एक जगह रुकावट आ गई, कैस्पिरिन स्ट्रिप वाली जगह, है ना। तो जब कैस्पिरिन स्ट्रिप आ जाती है तो फिर उस जगह पर एपोप्लास्ट को कन्वर्ट होना पड़ जाता है सिंप्लास्ट, जंप मारना पड़ेगा उसे, बिकॉज सामने तो रास्ता बंद है। तो बेटा यहां से फिर ये इधर एंट्री ले, बात समझ में आ गई ना आपने? इसका मतलब ये हुआ आफ्टर एंडोडर्मिस, या हम बोले, मतलब हिंदी में बोलता हूं कि कैस्पिरिन स्ट्रिप के बाद में, कैस्पिरिन स्ट्रिप के बाद में, है ना बेटा। जितना भी यहां तक ये होगा ना पाथवे, वो केवल और केवल सिंप्लास्ट होगा,
यहां देखो सेल वॉल में आगे नहीं है ना, केवल कैसा होगा, सिंपलेस्ट। एंडोडर्मिस के बाद में और पेरिसाइकिल्स, मैं मेंशन कर देता हूं, ये एपोप्लास्ट, मेन चीज तो समझनी थी आपको, आप समझ गए ना बेटा, ये एरो ये वाला भी ये भी। अच्छा ये बीच में से जो जा रहा है ये सिंप्लास्ट। अब देखिए एक टर्म हम यूज कर लेते हैं, व्हेन एपोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू सिंप्लास्ट, मतलब जब एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जंप मार रहा है या मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो उस पॉइंट पर उसको बोल दिया जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांस मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन को उसने क्रॉस किया, ठीक है। तो ये बेटा इस पॉइंट पर है ये वाला ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। क्लियर है। लेकिन ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी बताना क्या बोला जाएगा, किसका पार्ट हुआ, सिंप्लास्ट का हुआ या एपोप्लास्ट में कंसीडर करें। कुछ सिंप्लास्ट बोल रहे हैं बच्चे, कुछ एपोप्लास्ट बोल रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट पर वो क्रॉस किया उसको किस में माने हम ज्यादा बेटर होता है। सिंप्लास्ट वाले हाथ उठाओ, कितने बच्चे कह रहे हैं कि सिंप्लास्ट में माने हम, और एपोप्लास्ट वाले हाथ उठाओ। एपोप्लास्ट वाले ज्यादा हाथ उठा रहे, तो वोटिंग के अकॉर्डिंग तो वो जीत रहे। लेकिन अब ये ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि वोटिंग से चले, सही तो सही है, चाहे एक ही बच्चा बोलेगा तब भी सही है, और 50 भी गलत हो सकते हैं। कंसेप्ट तो कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि भाई हम करें हाँ भाई इतने लोगों ने कह दिया सही है, नहीं है। एक्चुअली जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसने क्रॉस कर दिया जिस पॉइंट पर, तो वो तो लिविंग मैटर है ना यार। लिविंग, अगर उसको सेल का लिविंग पार्ट को क्रॉस कर दिया तो फिर तो वो सिंपलास्ट में आएगा, ठीक है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन को या वैक्यूलर पाथवे, जब वैक्यूल को क्रॉस करता है तो उसको वैक्यूलर पाथवे बोल देते हैं, वैक्यूल से होकर के जाने वाला। ये सब सिंपलास्ट में ही आते हैं, ठीक है। इधर रिप्रेजेंट करूं मैं, देखते रहे ना भाई, यहां से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इधर को, हाँ। ये है वैक्यूलर। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि वैक्यूलर पाथवे एंड ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे आर पार्ट ऑफ सिंप्लास्ट, या आर आल्सो पार्ट ऑफ सिंप्लास्ट, ठीक है बेटा। हाँ ये लड़की क्या कर रही है, ये हाँ क्या कर रही है बेटा, कुछ खुरापात मत करना बेटे बेटे यहाँ पे। सर जो हमारा सिंपलास्ट है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा हो रहा है, तो सर हम उसे साइटोप्लाज्मिक स्टोरी नहीं कह सकते। ना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सिंप्लास्ट में हेल्प करती है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ही केवल सिंप्लास्ट नहीं है ना। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है बेटा, कि साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह को मूव करना। अब क्या होगा, जब साइटोप्लाज्म मूव करेगा ना, तो उसके साथ पानी भी तो जाएगा, तो सिंप्लास्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा ज्यादा आसानी से बताओ, एपोप्लास्ट होगा ज्यादा इजी या सिंप्लास्ट होगा ज्यादा आसानी से, फिर गलत हो गया। एपोप्लास्ट के लिए कोई रुकावट नहीं है यहां तक फिर उसके बाद में तो एपोप्लास्ट बचा ही नहीं ना, जब तक कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं आ रही। एपोप्लास्ट बहुत स्मूथली हो रहा है क्योंकि सेल वॉल परमेबल होती है भाई साहब, कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करती, ऑफर मतलब कोई भी रेसिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ता पानी आते हुए पानी को। जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है सेल वॉल से या इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सामने से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो सिंपलास्ट है, देखना ये सेल है, इतने सारे यहाँ पर रुकावट पड़े हुए हैं, ये क्या आप इसमें बिना किसी रुकावट के दौड़ लगा सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी पड़े हुए हैं ना बेटा वैक्यूल, तो उन सबको करना पड़ेगा फेस। तो ध्यान रखिए जो प्रतिरोध या रेसिस्टेंस मिलेगा, हिंदी में प्रतिरोध बोलेंगे हम, जो रेसिस्टेंस या प्रतिरोध मिलेगा ना, वो किसको ज्यादा फेस करना पड़ेगा, सिंप्लास्ट, ठीक है। सर पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। यानी देखो एक बात समझ लो आप, पानी जो
सॉइल से एब्जॉर्ब होगा, वो लार्ज अमाउंट में होगा एपोप्लास्ट के थ्रू। किसके थ्रू होगा? एपोप्लास्ट के थ्रू। वाटर एब्जॉर्प्शन अगर आपसे कहा जाए, एक ऑप्शन बोलिए इन दोनों में से, आप बोलेंगे एपोप्लास्ट। लेकिन अब कंडीशन क्या आती है? आफ्टर कैस्पेरिन स्ट्रिप या एट द, है ना, पॉइंट ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप, हर कुछ सिंपलास्ट हो जाना है, यानी हर किसी को कन्वर्ट, यानी एपोप्लास्ट को भी किसमें कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा? वहां से आगे केवल सिंपलास्ट चलेगा, जबकि उससे पहले वो बहुत कम था। मेरी बात को समझ रहे हो? बहुत कम था उससे पहले सिंपलास्ट, लेकिन एब्जॉर्प्शन एपोप्लास्ट से ही हुआ है ना बेटा, बाद में सिंपलास्ट चलेगा। अंदर एंटर कर गया पानी, वो पता है जाइलम से ऊपर जब जाएगा, जाइलम के थ्रू बेटा किधर जाएगा पानी? ऊपर जाएगा। ये भी एपोप्लास्ट होगा भाई। एक बार फिर से एपोप्लास्ट की एंट्री हुई, वो डायग्राम में नहीं दिखेगा, बट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसकी लाइनों में मिलेगा पॉइंट आउट। इतनी आसान लैंग्वेज होती नहीं है, लेकिन मिलेगा। 2 दिन आई थी बेटा तू, आज आज ही आई है, 2 दिन से नहीं आए? आए हो तो आज परेशान से ऐसे लग रहे हो, कुछ मतलब है अच्छे क्लास में ध्यान नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तो बेटा इसमें जाइलम में जब पानी ऊपर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो बता सकता है क्यों? व्हाई इट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट? जबकि अभी तक तो इससे पहले सिंपलास्ट चल रहा था। चक्कर क्या है, जाइलम डेड होता, जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट कैसे होती हैं? डेड। डेड सेल्स हैं वो, लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से डेड हो जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? यस सर। तो बेटा लिग्निफाइड होते हैं बहुत ज्यादा। जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो लिग्निफाइड टिश्यू हैं जाइलम, केवल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है। जाइलम की वेसल्स, जाइलम के ट्रैकेट्स, जाइलम के फाइबर्स, सारे कैसे होते हैं? डेड टिश्यू। और आप जानते हो नॉन लिविंग पाथवे कौन सा होता है? एपोप्लास्ट। ठीक है, ये बात एनसीईआरटी में आपको मिलेगी, बस लैंग्वेज उसकी जैसी भी है, बट आपको मिलेगा पॉइंट में कि दोबारा से अगेन वो एपोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम। प्लस नॉन लिविंग है, सेल वॉल या इंटरसेलर स्पेस से होता है, मैंने यहां लिख दिया। और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, सिंपलास लिविंग पाथवे है। ये वाला हटा दूं डायग्राम ना, ये वाला? लिविंग पाथवे है, साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा।
एंड हेल्प्ड बाई साइटोप्लाज्मिक एडेड बाई बोलूंगा या हेल्प बाई, ये देखा भी गया। आपको एनसीईआरटी बोलती भी है, मतलब बोलती एनसीईआरटी, आप कहेंगे एनसीईआरटी कैसे बोलती है सर, मतलब जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो, है ना, आप उसमें देखते हो। अब ये लैंग्वेज होती है, आप जानते हैं अलग अलग, तो मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी बोलती है। तो बेटा ये एनसीईआरटी बोलती है कि जैसे आप किसी प्लांट में, हाइड्रोला प्लांट में बताया एक एग्जाम्पल देके कि हाइड्रोला प्लांट में साइटोप्लाज्म में ना क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक सेल के अंदर यहां से यहां जा रहे हैं, इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है, तभी तो जा रहे हैं, है ना। अंदर क्लोरोप्लास्ट मूव कर रहे हैं, इट मीन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है। तो वाटर में भी हेल्प करेगी मूवमेंट। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बातें थी। ज्यादातर वाटर एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है। कैसा होता है? थोड़ा बहुत नहीं। अगर मैं आपको थोड़ा कंपेयर करके बताऊं ना, लगभग 98% वाटर एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है और लगभग 2% केवल एक्टिव। एक्चुअली बेटा कंडीशंस होती हैं, आप जानते हो, जैसे हम नॉर्मल वे में बात करें तो पैसिव ही होता है, ऑस्मोटिकली होता है अलोंग द ग्रेडियंट, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत अगेंस्ट द ग्रेडियंट की वाटर एटीपी एनर्जी यूज करके एब्जॉर्ब हो सकता है। अब ये चीजें हमारे हाथ में थोड़ी चलती है कि सबके सब, है ना। आपने देखा होगा कहीं ना कुछ एक्सेप्शन निकल आते हैं, जब हम बायोलॉजी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कितने सारे एक्सेप्शन होते हैं। पर जनरलाइज बात ये होती है, अगर जनरलाइज आपसे बोला जाए तो पैसिव। तो ये हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है बेटा। अब वाटर एब्जॉर्ब होके, लिख लो ये वाले पॉइंट, और एब्जॉर्ब होके और फिर वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाना है उसको। उसको हम बोलेंगे असेंट ऑफ सेट। ये बताता हूं, ये तो डायग्राम बना है एनसीईआरटी में, हाँ, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो आगे। एक करेक्शन क्या कर सकते हो गलती, बेटा कोचिंग वाले भी गलती छाप देते हैं बहुत से ज्यादातर। आप देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ मेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाली मेम्ब्रेन को मेंशन है, इसमें इसको बाहर वाली को, गलत है। आप उसमें क्या करें, इसको एरो को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, अंदर वाली मेम्ब्रेन को डिनोट करिए। पहन देना बेटा। आप इसमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है इसे नीचे तक ले जाइए, नीचे तक ले गए ना आप, और बाहर वाली को लिख दीजिए सेल वॉल। देखो ये जो बाहर वाली पूरी मेम्ब्रेन है डार्क डार्क वाली, ये सेल वॉल है। तभी तो आप देखो यहाँ डार्क में क्या दिखा रखा है, एपोप्लास्ट, और लाइट में क्या दिखा रखा है नीचे, सिम्प्लास्ट। वो उन्होंने एक वो हिंट दी है ना, एक बॉक्स सा बना के छोटा सा डार्क बॉक्स बना रखा है एपोप्लास्ट, और लाइट वाला सिम्प्लास्ट। तो बेटा इसकी लेवलिंग में ये गड़बड़ तमाम। और ये जो जाइलम गया है ना ऊपर, जाइलम में ऐसे, उसमें एनसीईआरटी में वहां भी आप लिख सकते हैं, ऊपर गया है एपोप्लास्ट। ये आप मेंशन कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी में, जो ऊपर को एरो गया है जालम में उसे लिख दीजिए एपोप्लास्ट। ठीक है बेटा। कल तो बहुत ज्यादा भीड़ थी इधर। हाँ ट्यूसडे मंगल मंगल था, पैदल निकलना ही भारी पड़ रहा था, और ऐसे निकलते हैं। तो बेटा देखिए असेंट ऑफ सेफ की अगर हम बात करें, पानी का ऊपर जाना। अब क्या कोई मोटर लगी हुई है प्लांट के अंदर, अगर मोटर लगी होती तो इंसान चुरा लाते उसको, है ना, काट के प्लांट के अंदर से मोटर निकाल लाते कि चलो क्यों भाई। इंसान तो आप जानते हैं सबसे शातिर एनिमल है, एनिमल जानवर। देखिए हिंदी में हम प्रॉपर बोल देते हैं कि इंसान एक बहुत बड़ा जानवर है,
तो सामने वाले बुरा लग जाएगा, गाली दे रहे हैं, है ना? तो रियलिटी तो है, हम एनिमल किंगडम में प्रॉपर हैं। और अगर हम इंग्लिश में बोल दें वी आर एनिमल्स, तो कोई बात नहीं, हिंदी में थोड़ा ज्यादा बुरा लग जाता है। तो बेटा रे, देखिए ये जो पानी अंदर आ गया रूट में जैसे, है ना, अब ऊपर कैसे जाए? तो उसके लिए दो टाइप की थ्योरीज बोली आती हैं। एक होती हैं जो फिजिकल फोर्स थ्योरीज हैं, एक वाइटल फोर्स थ्योरीज है। मैं आपको ऐसी एक आइडिया दे रहा हूं, लेकिन एक्सप्लेन मेन वो एक जो मोस्ट एक्सेप्टेड है उसी को करेंगे, ठीक है? तो बेटा जो वाइटल फोर्स थ्योरीज हैं, वो क्या बात है कि मतलब पहले क्या था, साइंटिस्ट जो बोल देते थे चल जाता था, है ना? तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो जाइलम की पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, या जो मेडुलरी रेज होती हैं, क्या होती हैं? मेडुलरी रेज, आप एनाटॉमी में जानेंगे बेटा ये बात। तो वो रे सेल्स होती है मेडुलरी रेज, उनमें क्या होता है, एक ऐसे ऐसे ऊपर को, जैसे होता है ना, सीढ़ी चढ़ते हैं हम, सीढ़ी एक स्टेप बाय स्टेप, ऐसे उनमें कुछ पंपिंग एक्टिविटी होती है। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में पानी ऊपर को चढ़ता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेयर केस थ्योरी। एक बंदा था गोडले वेस्कल, साइंटिस्ट का नाम है गोडले वेस्कल। उसने दिया कि जालम पेरेन्काइमा में फोर्स होता है, उसकी वजह से ऊपर जाता है। उसका नाम है गॉड ले विस्की, ये नहीं है कि हम गॉड को ऑफर कर रहे हैं कि गॉड ले विस्की, ऐसा नहीं। वो बंदा है ना, उसका नाम था सर। और बेटा जो हमारे जेसी बोस नहीं थे, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के लागू, वो जेसी बोस जो थे सर, जेसी बोस, उन्होंने बेटा बताया कि कॉर्टेक्स की सेल, जैसे बताया ना हमने अभी जाइलम और पेरेन्काइमा, इन्होंने बताया कॉर्टेक्स की सेल में, अच्छा वो मिटा दिया मैंने डायग्राम, वो जो कॉर्टेक्स की सेल थी ना बेटा, काफी सारी, उनमें बताया कि जैसे हार्ट में होता है ना पल्सेशन, हार्ट का पल्सेटरी एक्टिविटी होती है, उसी टाइप की कार्डिक, जैसे हार्ट की कार्डिक एक्टिविटी है, उसी टाइप की कॉर्टेक्स की सेल में होती है पल्सेशन फोर्स थ्योरी। इट इज कॉल्ड पल्सेशन फोर्स थ्योरी ऑफ जेसी बोस। उस वजह से पानी ऊपर जाता है सर। मॉलेच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको सपोर्ट भी कर दिया। वो बोले हाँ ये बात सही कह रहे हैं जेसी बोस। वो बोले कि जब हम प्लांट को ह्यूमन की कार्डिक स्टिमुलेटिंग ड्रग देते हैं, मतलब हार्ट को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स, दवाइयां देते हैं, प्लांट को दे देते हैं, तो उसमें ये एक्टिविटी बढ़ जाती है, पल्सेटरी एक्टिविटी। अरे भाई, कोई एक्टिविटी पल्सेशन होगा, उनके क्या हार्ट है? तो सब ये डिस्कार्ड कर दी गई फाइनली, मतलब डिस्कार्ड मतलब बेकार थी थ्योरीज। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? तो थ्योरीज तो काफी दी गई, बेकार थी। इम्बाइबिशन थ्योरी दी गई कि जो देखिए, ये बता रहा हूं उनके बारे में आइडिया आपको, लेकिन एक्सपेरिमेंट उससे करेंगे जो हम बेस्ट है ना। तो बेटा जो वॉल है, प्लांट की जो सेल वॉल है, वॉल वॉल से ही एब्जॉर्ब होते होते या एपोप्लास्ट के थ्रू ना, ऐसे वॉल वॉल से पानी ऊपर चला गया, इम्बाइब होता होता, होता ना इम्बिबेशन फोर्स, बताया था मैंने, सरफेस इम्बाइब करता है, इम्बाइब होता होता 100 मीटर तक के टॉल ट्री होते हैं। यूकेलिप्टस टॉलेस्ट ट्री होता है वर्ल्ड का, टॉलेस्ट ट्री, 113 मीटर तक की हाइट होती है उसकी। यूकेलिप्टस, या आप जानते हैं उसको सफेदा वफेदा कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ये यूकेलिप्टस सुना है ना आपने? रोड के सहारे खड़े रहते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं प्लांट, प्लाईवुड वगैरह ये बना देते हैं सर। प्लाईवुड तो पॉपुलर की बनती है, माचिस की तीली भी पॉपुलर की बनती है, मैच स्टिक्स वो पॉपुलर की बनती है। इसकी बल्ली बल्ली बन जाती है, बल्लियां वगैरह जो ऐसी होती है। काफी वाटरी बहुत होता है, मतलब पानी बहुत होता है इसमें, इसमें सफेद दाना है ना बेटा यूकेलिप्टस में। तो ये बेटा टॉलेस्ट ट्री है। तो अब इतना पानी डिमांड करता है, इसीलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो यूकेलिप्टस है ना, वो सराउंडिंग से वाटर बहुत एब्जॉर्ब करता है। तो सॉइल में पानी की कमी हो जाती है, बहुत सारे किसान इस बात को जानते नहीं है, उनके यहाँ पर पानी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, वैसे ही ट्यूबवेल और वो चला चला के जैसे तैसे पानी चलाना पड़ रहा है। लेकिन बेटा फिर भी उन्होंने यूकेलिप्टस लगा रखे हैं इतने सारे बाउंड्री पर। तो ये तो उनकी फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि वो बहुत बहुत दूर से पानी को खींच लेगा प्लांट, तो फसल कैसे हो पाएगी? तो जानकारी का ये पता नहीं होता कि कहाँ पर किस टाइप की सॉइल में किस टाइप के प्लांट बेटर रहेंगे, ठीक है? तो बेटा इसका मतलब ये देखिए, इम्बिबिशन प्रेशर के थ्रू इतने ऊपर तक नहीं जा सकता, है ना, थोड़ा बहुत चला जाएगा, 2-4 मीटर चला गया है, मान लो थोड़ा एब्जॉर्ब आपने पानी में रख दिया इतना डुबो के, और 100 मीटर का एक लकड़ी का बल्ली है,
तो क्या पानी चढ़ता चढ़ता ऊपर चला जाएगा? अब है कौन सी छोरी साहब? बट सूख तो है चलो पेड़ हैं? बट सूखता है जब पेड़ में अगर पानी में रखते हैं ऐसे तो सूखता है पेड़ पानी तो नहीं है पेड़ नहीं रखते, मैं लकड़ी बल्ली बोल रहा हूँ, है ना? और पेड़ भी अगर, पेड़ कितने बड़े पेड़ को रख देगा पानी में, है ना? छोटे मोटे पौधे को रख सकता है, तो थोड़ी बहुत देर बेटा नहीं सूखेगा, है ना? क्योंकि चक्कर क्या है, देखिए प्लांट को क्या चाहिए मैं बताऊंगा। फिजियोलॉजी में आगे भी देखोगे आप, हाइड्रोपोनिक्स नाम सुनोगे, हाइड्रोपोनिक्स, प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेगा जो नेक्स्ट चैप्टर में। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है बिना सॉइल के भी प्लांट को आप ग्रो करा सकते हैं, बिना सॉइल के, न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन में, किसमें करा देते हैं? न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो कराना। क्योंकि देखिए प्लांट को क्या चाहिए बेटा, प्लांट को चाहिए, एक तो उसको सपोर्ट चाहिए सॉइल से, वाटर चाहिए और मिनरल्स चाहिए। फोटोसिंथेसिस तो उसकी लीव्स करेंगे। तो आपने एक मिनरल्स का सॉल्यूशन बनाया, एक स्टैंड वगैरह के थ्रू उसको होल्ड कर दिया आपने लगा के स्टैंड से, और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करते रहे उसमें मिनरल के सॉल्यूशन में। बस मिनरल का अच्छा कंपोजिशन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बनाया ऐसा, लेकिन ये सक्सेसफुल छोटे छोटे प्लांट के लिए। और आपको इतना मोटा पीपल का पौधा, उसको उखाड़ करके और आप पानी में किस में रखोगे? किस में रखा बता, तूने आज तक कहीं रखा? कह तो ऐसा ना हो जाता जैसे इसने बहुत बड़े बड़े पीपल के पौधे ना, अच्छा छोटा वाला नहीं बात कर रहा मैं, कि आपने देखा कि दीवार के ईंटों के बीच में से पीपल का पौधा निकल आया पतला सा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए ना आप? हो जाता है ऐसा लैंड में से तो बेटा रे, ठीक है चलिए, जब कभी ऐसा होगा तो हम उसके पास जाएंगे भाई, बर्फ के साथ पौधे उगा दे। वो तूने देखे छोटे वाले पौधे? 21 फीट के पीछे चलते हैं 21 फीट कितना हो गया? 21 फीट थोड़ा सा हो गया, 21 फीट कुछ है? 7 मीटर में बात कर रहा हूँ, 100 मीटर, 100 मीटर का मतलब 300 फीट, तो 21 फीट कर रहा है। 21 फीट का तो नॉर्मल पॉपुलर का पौधा नर्सरी से लगता है 10 फीट का, तो मैंने खुद लगाए हाथों से पॉपुलर के पौधे, मैंने पूरा खेत में बाग का बाग लगाया है, पॉपुलर और सागौन, सागौन भी लगाया मैंने। अब तो काफी बड़े हो गए हैं मेरे सागौन, मतलब गांव में। तो बेटा रे, मैं क्या बात कर रहा था देखिए, यहाँ पर तो ये जो मैं बात कर रहा था असेंट ऑफ सेप की जो मेन मैकेनिज्म है, वो पता है क्या है? मतलब नीचे का कारण नहीं है, ऊपर का कारण है। कुछ लोगों ने उसको कंपेयर किया शुरुआत में साइंटिस्ट ने, कि ये क्या है, मतलब कुछ भूत प्रेत वाला मामला है, कहां से पानी कहां जा रहा है? जैसे स्टार्टिंग में नहीं जानते थे पानी जा कहां रहा है, पूरा पानी खत्म हो रहा है इतना सारा। क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा, हजार हजार लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक दिन में, और जितना वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसका 98 से लेके 99% ट्रांसपिरेशन में उड़ जाता है। इसीलिए लगातार एब्जॉर्ब करने की डिमांड बनी रहती। अब बात यह आती है कि जब ट्रांसपिरेशन में इतना वाटर उड़ जाता है बेटा, तो फिर ट्रांसपिरेशन जरूरी क्यों है? वो बताएंगे कि जरूरी फिर भी जरूरी है, क्योंकि उसके साथ में और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी तो जा रहे हैं ना बेटा ऊपर। अगर पानी नहीं उड़ेगा और उसे पानी की जरूरत नहीं पड़ी, तो और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो बेटा ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ध्यान से सुना मेरी बात, जो एक डायग्राम से बना के, ठीक है, ये कौन सा पौधा बना दिया मुझसे आप? मतलब कोई भी एक कैनोपी वाला, है ना? कैनोपी मतलब बड़ी सी जिसकी वो कैनोपी होती है, वो हमने एक बना दिया ऐसा, जो बाहर लगे हुए होते हैं। क्या नाम है तेरा? खड़े हो, क्या नाम?
जेरो। कैनोपी ट्री कैसे होते हैं? बैठ जाओ, बहुत कम नॉलेज है, सुती जाओ। ये वो कैनोपी नहीं है जो कि मोबाइल वालों ने मोबाइल का वो लगा दिया या प्रमोशन के लिए कैनोपी एक वो टेंट लगा दी, उससे तुमने सोचा। वो कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है, कॉनिकल, जो आप बोल रहे हैं इस टाइप की, दैट इज एक्स करंट हैबिट रिप्रेजेंटेड बाय पाइन्स, कॉनिफर्स, क्रिसमस ट्री। प्लांट के अलग अलग टाइप होते हैं, ये डेलिकेसेंट फॉर्म होती है, जो आपके मैंगो, नीम, है ना, बरगद, ये शो करते हैं। जिनकी कैनोपी होती है बड़ी, कैनोपी मतलब छाया, एक तरीके से सिंपल शब्दों में क्या है, छाया। जितनी ज्यादा चौड़ी छाया, इसका मतलब उतना लार्ज उसका कैनोपी साइज, है ना बेटा, जितना फैला हुआ नीम वगैरह जैसे फैले होंगे चारों ओर, वो। आप किसी जैसे कॉनिकल वाली जो बात बोल रही है ना बच्ची, कॉनिकल है, कोई अशोक का ही पेड़ है या पाइनस है, आप उसके नीचे रुककर छाया नहीं ले सकते आप, है ना, गर्मी के धूप के दिनों में। वो नहीं है कैनोपी वाले प्लांट की। तो कैनोपी होते हैं जिनके काफी डेंस चारों तरफ हो, है ना, ब्रांचेस निकली होती हैं, पत्ते फैले हुए होते हैं। खैर, वो हालांकि उस लेवल पे आपको जरूरत नहीं है जो मैं बता रहा हूँ कि डेलिकुसेंट, एक्स करंट और ये जो टाइप है। तो देखिए यहां पर बेटा, यहां से जो सूट वाला पार्ट है, सूट वाला जो पार्ट है, अच्छा सूट मतलब ऊपर वाला पार्ट, लीफी पार्ट है ना बेटा, तो यहां से वाटर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, वाटर का लॉस हुआ, वाटर का लॉस हुआ बेटा। अच्छा, उधर को भी हुआ, मतलब चारों तरफ हुआ, हम देखा बस, है ना। तो ये ट्रांसपीरेशन में वाटर का लॉस हुआ। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो सूट वाला पार्ट है, लीव्स वगैरह, वो क्या हो गया, पानी की कमी फेस करने लगे बहुत, है ना। वहां पर वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन हो गई, वाटर स्ट्रेस कंडीशन। तो बेटा पानी की कमी, लीव्स वगैरह में, ब्रांचेज में, उधर पानी की कमी हो गई। और देखिए जो लीव्स का जालम है बेटा, लीव्स के जालम में पानी की कमी होगी, तो वो लीव्स का जालम बेटा उस पानी की कमी को पूरा कहां से करेगा, पता है डिमांड कहां से करेगा, स्टेम के जालम से। जो मेन स्टेम है, उस स्टेम के जालम से उस कमी को, डिमांड को पूरा करेगा। या मैं बोलूं डेफिसिट क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, डेफिसिट। अच्छा, पानी की बहुत ज्यादा कमी या डेफिसिट क्रिएट होने का मतलब है डीपीडी बहुत हाई हो जाना, डीपीडी हाई हो जाना। आपको पता ना, डीपीडी बहुत हाई हो गई क्योंकि पानी अब कम है उसके पास। तो वो सराउंडिंग बेटा अपने सराउंडिंग सेल्स से लेती हैं, सेल्स, ठीक है, और वो फिर सराउंडिंग ऐसे करते करते और वो स्टेम के जालम से मांगते हैं पानी। देखिए मैं यहां पर ये वाला जो पार्ट, जो बाहर वाला पार्ट, ये मैंने जो दिखाया ना बीच में, ये क्या है, जालम है ना बेटा। यहाँ ऐसे बॉक्स सा बना देता हूं मैं ऐसे ही, देखिए ये केवल समझाने के लिए रिप्रेजेंटेशन है। टीचर का मतलब ये नहीं होता है कुछ भी कि नहीं एज सच उसको बनाना है, इस तरीके का बनाना है जिससे बच्चे को समझाने के लिए। तो हो सकता है वो रियलिटी में हुई नहीं कहीं पे कुछ। देखिए जालम क्या ऐसा होता है, नहीं, ये बॉक्स सा बनाया मैंने रूट के जालम को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके लिए रूट जालम। और बेटा ये मैंने यहां पर दिखा दिया, ये सूट का जालम है ना बेटा, और इनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो ये जो पानी की कमी है फेस कर रहे हैं ऊपर एरियल पार्ट, उसकी वजह से कूलिंग फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बेटा, कूलिंग फोर्स। जैसे आपने नोटिस किया होगा किसी बाइक में या कहीं से, आपने जब कभी पाइप डाल के पतली वाली, ऐसे आपने मुंह से थोड़ा सा वो किया, खींचा उसको, और बोतल में अपने आप पानी चलता रहता लगातार, मतलब पेट्रोल अपने आप चलता रहता, नहीं चलता रहता, क्योंकि एक वो सकिंग प्रेशर आपने क्रिएट कर दिया, उधर वैक्यूम की वजह से वो चलता रहता। सिमिलर इसी टाइप से वहां पर पानी की इतनी ज्यादा कमी हो गई बेटा कि उस सूट वाले पार्ट में लगभग -30 एटीएम का वाटर पोटेंशियल होता है। कितना होता है, -30, यानी 0 से -30 तक चला गया। कितनी कमी है पानी की,
तो बेटा वो यहाँ के स्टेम के जाइलम से मांगेगा, उस पानी को पूरा करेगा। अब स्टेम का जाइलम कमी में आ गया, है ना, तो वो कहां से लेगा, रूट के जाइलम से खींचेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ये जो फोर्स है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये जो कारण है असेंट ऑफ सैप होने का, पानी ऊपर जाने का, मिनरल ऊपर जाने का, ट्रांसपिरेशन पुल है इसका। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो थ्योरी हमारी बोली जाती है, ये बोली जाती है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, या फिर बेटा कोहेशन अडहेशन, कोहेशन अडहेशन। बताऊंगा इनका मीनिंग क्या है बेटा। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, कोहेशन अडहेशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, वो पता है किसने दी थी, डिक्सन एंड जॉली। किसने दी थी ये थ्योरी, डिक्सन एंड जॉली। ठीक है। देखिए ट्रांसपिरेशन पुल तो वो फोर्स हो गया जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है, अगर हम बोले रेस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर असेंट ऑफ सैप, है ना बेटा, इज ट्रांसपिरेशन पुल। मेन जो फोर्स है या खींचने वाला जो पुलिंग फोर्स है, वो उसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। और तुम कह रहे हो ठीक है चलो सर, ट्रांसपिरेशन पुल खींच रहा है तो पानी नीचे से, अच्छा उसी की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि अब रूट के जालम में जब पानी की कमी हो रही है तो कहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है बेटा, सराउंडिंग सॉइल से, है ना, रूट हेयर्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है पानी, यानी पानी का एब्जॉर्प्शन भी उसी वजह से हो रहा है अल्टीमेटली, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स है। अब आप सोचिए उसकी स्ट्रॉन्ग या उसकी बेटा कैपेसिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उसे किस किस का विरोध करना पड़ रहा है, उसे किसका अपोज करना पड़ रहा है। आप देखिए ग्रेविटी का, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे में होता है तो इजीली आ जाती है ना, उसे ग्रेविटी का भी अपोज करना पड़ रहा है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स का, पुलिंग फोर्स को। अच्छा दूसरी बात, दो फोर्स होते हैं कोहेशन और अडहेशन। देखिए जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स या कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली में बेटा जालम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल में आपस में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेशन। आपस में सेम टाइप के मॉलिक्यूल को चिपकाने वाला बेटा, वो कौन सा है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है। और जो अडहेसिव फोर्स है वो एक्चुअली में क्या है कि जो जाइलम है, जाइलम वैसा लिख देगा बेटा, जाइलम की जो वॉल है और ये जाइलम की वॉल है इधर दोनों साइड में, तो जाइलम की वॉल से वाटर मॉलिक्यूल चिपक कर चलेंगे। कैसे चलेंगे, जैसे आपने देखा होगा, एक तो ये है जैसे ये कोई कुआं है या कुछ है ना, इसमें से एक तो ऐसे है कि बीच में ऐसे बाल्टी को आप लेके आ रहे हो, एक है कि दीवार के सहारे सहारे लेके आ रहे हो, रिगसती हुई, रिगा से रिगस की फ्रिक्शन के साथ। मुझे नोटिस करके जरा बताना, एकदम सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, कि अगर कोई चीज दीवार के सहारे रिगस के जाए तो ज्यादा कठिन है उसके ऊपर जाना, या फ्रीली जाए बिना रिगस के, रिगस के कठिन है ना, क्योंकि वहां पे तो फ्रिक्शन भी क्रिएट हो रहा है और मतलब उससे चिपक के जा रही है बाल्टी, तो बड़ी मुश्किल है ना। इसीलिए कुएं में आपने पहले कुएं देखे थे तो वो एक लगा रहा था जैसे बाल्टी ऐसे दूर जाती थी, दीवार से दूर, पुल सी एक बनी होती थी उससे ऐसे खींच ली, है ना बेटा। अब तो खैर कुएं वुए सब खत्म ही हो गए, वाटर सोर्स सारे खत्म होते जा रहे। ये हम जो देख रहे हैं ना, इसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं, ये डेवलपमेंट है उसके चक्कर में कि जो हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। पहले तालाब होते थे बेटा, पोन्ड लेक्स वगैरह है ना होते थे, कुएं होते थे, तो जो बारिश का पानी क्योंकि रहेगा, देखिए पानी की एक बूंद भी हमारी पृथ्वी से कहीं नहीं जाती, एक बूंद भी कम नहीं होती, बस वो फॉर्म चेंज हो जाती है वाटर की। ठीक है, ट्रांसपीरेशन इवेपोरेशन होके वो बेटा बारिश के फॉर्म में उतर जाता है और फिर वो रेन वाटर के फॉर्म में नीचे आता है।
अब आपने उसे हार्वेस्ट किया या आपके जो रिजर्वॉयर हैं उनमें वो बेटा इकट्ठा हुआ तो ठीक है, धीमे धीमे रिस रिस के वो जमीन में चला जाएगा वाटर टेबल तक। और अगर वो नाली में और इनमें बह बहकर नदियों में ऐसे बह गया तो कहाँ चला जाएगा? तो सारे तो सोर्सेज हमने बंद कर दिए, वहां पर बिल्डिंग बना दी, जहां पे कोई तालाब या पोखर वगैरह सुना होगा तुमने नाम, वो उनसे बेटा रिस रिस के पानी नीचे जाता था, वाटर लेवल भरा रहता था। अब जो पहले 50 फुट पे पानी होता था 100 पे गया, अब 200 पे चला गया, है ना? खैर, तो समस्याएं एक नहीं है, समस्या बहुत सारी है, जो हमारे इस नेचर से रिलेटेड। तो बेटा अब देखिए, एक बार बताओ, अगर मैं किसी एक किसी एक पैकेट है कोई, चलिए मान लीजिए, है ना, या तुम में ही हम बात करें, जैसे एक बच्चा है ये, और ये किसी एक बच्चे का हाथ पकड़ के खींचता है, तो आसानी रहेगी, या इस बच्चे का हाथ दूसरे ने पकड़ा, उसका तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने, सातवें में, आठवें, नवें ने, और अब ये खींच रहा है, इसकी तो बैंड बच जाएगी, है ना? बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा बेटा। तो इसका मतलब अब आप सोचिए कि कोहेसिव कोहेसिव फोर्स भी अपोज कर रहा है जाने का। वो कह रहे भाई अकेले नहीं जाएंगे, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, या तो सबको साथ खींच तू, ये नहीं है कि अकेला वाटर मॉलिक्यूल तूने खींच लिया ऐसे ही, है ना? और अडेसिव फोर्स कह रहा है कि हम ऐसे भी नहीं जाएंगे, हम तो दीवार के सहारे रिगस रिगस के जाएंगे दीवार के सहारे जाएंगे हम चिपक के, वो अडेसिव फोर्स बोल रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस का अपोज करना पड़ रहा है ट्रांसपिरेशन पुल को, और ग्रेविटेशन फोर्स का भी अपोज करना पड़ रहा है उसको। तो सोचिए कितना स्ट्रांग फोर्स होगा वो, है कि नहीं, प्लांट बॉडी के अंदर। अब इनके फायदे क्या हैं? चलिए, वो तो खींच रहा है, इनके अगेंस्ट में भी खींच रहा है, उसका तो बेटा पुलिंग फोर्स में है ना रेस्पॉन्स। लेकिन कोहेसिव अडेसिव का क्या बेनिफिट है? अच्छा, इस पे क्वेश्चन नीट में आते रहे हैं, जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, इस वाले एस्पेक्ट पे जो हम बात कर रहा हूं, ट्रांसपिरेशन पुल वाला कंसेप्ट, कोहेसिव अडेसिव ट्रांसपिरेशन पे, इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब प्रीवियस ईयर को भी आप देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, खास तौर से। तो पता है बेटा, अगर सपोज करिए कोहेसिव फोर्स नहीं होता, कोहेसिव अडेसिव, तो पता है एक पूरा वाटर का कॉलम नहीं बनता। ये एक्चुअली में पूरा कैसे जा रहा है पानी ऊपर को? चेन, वाटर की चेन बन रही है, वाटर का कॉलम, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। तो क्वेश्चन अगर आता है कि वाटर को ऊपर असेंट ऑफ शेप या पुलिंग करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो आंसर में ये दोनों नहीं आएंगे, कोहेसिव एडेसिव ना, तो आंसर आएगा ट्रांसपिरेशन पुल। लेकिन वाटर कॉलम को कंटिन्यूअस रखने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, तो उसके लिए ट्रांसपिरेशन पुल नहीं है, उसका आंसर है कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स, कि जिसकी वजह से वाटर कॉलम मेंटेन बना हुआ है, टूटता नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम, ठीक है, समझ गया आप बात को? अच्छा, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम मैं लिख देता हूं ड्यू टू, अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ना, एक रफली, ड्यू टू कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्स। एनसीईआरटी बोलते हैं सरफेस टेंशन भी हेल्प करता है। सरफेस टेंशन का मतलब बेटा क्या है? देखिए, एनसीईआरटी ये कहती है कि कोहेसिव फोर्स, अडहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन, दीज, ये एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, दीज प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड कराती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये लाइन मिलेगी आप। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो गैसियस फॉर्म में बेटा ज्यादा फ्रीली मूवेबल है, या लिक्विड फॉर्म में ज्यादा क्लोज रहेंगे, मतलब लिक्विड में ज्यादा क्लोज रहेंगे मॉलिक्यूल, या गैसियस फॉर्म में? लिक्विड में, आप जानते हैं सॉलिड में ज्यादा क्लोज रहेंगे ना। तो क्लोज रहने की टेंडेंसी, यानी चिपक कर रहने की टेंडेंसी, ये भी सरफेस टेंशन प्रोवाइड करा। तो ये तीनों प्रोवाइड करा रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? और बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है पुलिंग फोर्स को प्रतिरोध करना, रेसिस्ट करना। क्या मतलब है टेंसाइल स्ट्रेंथ का? टेंसाइल स्ट्रेंथ जो लिखा है ना एनसीईआरटी में, उसका मतलब है कि जो पुलिंग फोर्स है उसका विरोध करना या उसका प्रतिरोध करना,
ठीक है, तो उसका प्रतिरोध करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस कॉलम बनाते हैं, ये इनका। तो बेटा ये ट्रांसपिरेशन थ्योरी बोले हम। या फिर कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बोले हम। ये बेटा इसके असेंट ऑफ सेप के लिए, किसके लिए? असेंट ऑफ सेप। अगर कोई बच्चा मुझे बताएगा, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि इसको, कि पास आते आ रहे हो धीमे धीमे, कि इसको सैप क्यों कहते हैं, वाटर ही क्यों नहीं कहते हैं ना, ऊपर को जो जा रहा है ना पानी, तो सैप वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा वो प्योर वाटर नहीं होता जो जा रहा है, उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी तो प्रेजेंट है ना, कंपाउंड, इसीलिए उसको सैप बोला जाता है। जैसे वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल भरा होता है वो सैप बोला जाता है, तो इसीलिए सैप सैप वर्ड यूज किया। समझ गए? प्लांट में आपने कट मारा, कोई छोटा मोटा, बड़े प्लांट में नहीं, मतलब ब्लेड से बेटा, कोई छोटा सा कोई प्लांट है, आप देखते हो उसमें आपने कट मारा, तो कट लगाया उसमें, तो आप देख रहे हैं वहां पे वाटरी सा सब्सटेंस निकलता है, थोड़ा पानी सा कुछ निकलेगा, वो प्योर वाटर नहीं होगा, वो सैप होगा। क्या होगा वो? सैप। आप ये कह सकते हो इट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जैसे हमारे कोई कट लगने पर ब्लड बहता है ना, वो उसका ब्लड बह रहा है भाई, आपने कट लगाया, इंजरी की उसको, वो ब्लीडिंग हो रही है। या आप ये कह सकते हैं वो रो रहा है प्लांट, कट लगाया रो रहा है ना। लेकिन जो ट्रांसपायरेशन होता है उसमें प्योर वाटर जाता है, क्योंकि अगर आप जानते हैं, अगर उसमें बेटा वाटर के साथ में मिनरल्स भी अगर जाने लगे, तो फिर प्लांट को मिलेंगे क्या? क्योंकि हम बोल रहे हैं 98-99% वाटर बेटा ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसपिरेशन इसलिए जरूरी है कि सॉइल से बार बार पानी ऊपर जाए, उसके साथ मिनरल्स भी जाएं, तो क्योंकि वो मिनरल्स तो उसको चाहिए ना साइटोप्लाज्म की ग्रोथ के लिए, जो फूड बनाना है उसके लिए। आप ये तो जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, लेकिन जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जो भी पढ़ाएगा टीचर आपको, तो आप देखेंगे कि वो फूड जो बना C6H12O6, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट इन्वॉल्व है बेटा, बहुत सारे कंपाउंड्स के इन्वॉल्वमेंट है, वो सब कहां से आएंगे, है ना। आप एयर से ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट तो कहां से मिल रहे हैं बेटा? या CO2 ले रहे हैं, चलिए, बाकी सारे एलिमेंट तो प्लांट से, सॉइल से ही मिल रहे हैं ना उसको। और हमें कहां से मिल रहे हैं? हम सीना चौड़ा करके घूमते हैं, हाँ ये प्लांट की हमें क्या जरूरत है, कहते हैं नहीं सर हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ लड़कियां कहती हैं हम तो जानते हैं सर बनाना खाना, आलू काटेंगे क्या? अरे भाई जो तुम बनाते हो, जिसको काट पीट के खा रहे हो, वो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही है। कुछ भी, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हैं, बहुत से बच्चे कहेंगे सर हम तो सब्जी खाते नहीं है, हम तो मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, मटन। अगर आप चिकन या मटन खाते हैं, तब तो आप और ज्यादा वेजिटेशन को कंज्यूम कर रहे हैं लार्ज अमाउंट। ये ध्यान रखिएगा आप, मतलब ये मेरा कोई वो नहीं है कि वेज होना या नॉन वेज होना, वो अपना 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 वो है ना। मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ कभी कभी, मतलब मतलब वेज हूँ वैसे, कभी कभी नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन कभी कभी मतलब मंथली महीने वाला वो हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा शिकारी आदमी हूँ। तो बेटा लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, देखिए अगर बात आई इकोसिस्टम के लिए, तो मैं बोलूंगा कि वेज ज्यादा सपोर्ट करती है इकोसिस्टम। अगर आपने सब्जी, तो जैसे आधी किलो सब्जी खाई बेटा, कोई भी सब्जी वगैरह, तो आपने आधी किलो खाई, लेकिन अगर आपने हाफ केजी चिकन या मटन खाया, तो आपने एक ही बार में कम से कम 10 किलो सब्जी फिनिश कर दी। जो उसने बायोमास अपना बनाया था ना, वो सब खाके वो आपने एक बार में ही खत्म कर दिया। कितना बड़ा प्रेशर पड़ गया हमारे फूड चेन के ऊपर। मेरी बात समझ रहे ना आप? इवन अगर आप दूध पीते हैं, जैसे दूध तो हम है ना, तो दूध पीने वाले लोग भी जो दूध नहीं पीते, उनके मुकाबले ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो देखिए जैसे आप नॉनवेज खाते हैं, उसी के कंपैरिजन में जैसे दूध पीते हैं, वो भी प्रोडक्ट है एनिमल का, और नॉन वेज भी प्रोडक्ट है एनिमल का।
वो उसका फ्लैश है, वो उसका मिल्क है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? डायरेक्ट प्लांट से नहीं यूज मिल रहा आपको दूध। समझ रहे हैं आप बात को? तो अब उसको उसने 1 kg दूध बनाने के लिए कितना उसने खाया होगा चारा? इसका मतलब आप खा गए उस चारे को इनडायरेक्ट वे में। तो कहने का मतलब ये है, हमें सारी जो हम बोल रहे हैं सब कुछ एनर्जी केवल सन दे रहा है हमें। वो एनर्जी कहां से मिल रही है? सन से, इनडायरेक्ट वे। चाहे आप उसको गाली दें या उसको भगवान की तरह आप नमन करें, बट दे रहा है वही एनर्जी पूरे उसको। आप जानते कितना है ना, प्लांट उसको, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो सनलाइट को, रेडिएशन को कन्वर्ट कर सकते हैं फूड एनर्जी पे, और आप उसको चट कर जाते हैं और एटीपी प्रोड्यूस कर लेते हैं अपनी, जो आपकी एनर्जी करेंसी है ना बेटा? तो ये कहानी पूरी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मतलब हर चैप्टर इंटरेस्टिंग है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, रट्टाफिकेशन कहीं नहीं है। अगर आप समझते हैं चीजों को तो हर चीज लिंक है एक दूसरे से, सब लिंक है। पूरा हमारा ह्यूमन का फिजियोलॉजी पूरी लिंक। अब देखो, ट्रांसपीरेशन वैसे मैंने अभी बात नहीं की डिटेल में, लेकिन ट्रांसपीरेशन यहां पर आ गया अपने आप ही, कि ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, असेंट ऑफ सेप हो रहा था, ये सब भी किस वजह से हो रहा था? ट्रांसपीरेशन की वजह से। क्लियर? चलिए अब एक टॉपिक बचा है ट्रांसपीरेशन, उसकी बात और कर लेते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट ध्यान रखना है ना, मोस्ट एक्सेप्टेड या वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट या थ्योरी ऑफ असेंटम्स। तो बेटा, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का मतलब है कि जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, या हम बोले लीव्स, है ना, वहां से जो वाटर लॉस होता है उसको हम बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है? अच्छा, एक ट्रांसपीरेशन होता है क्यों दास है बेटा? क्या नाम है तेरा? प्रियांशी। क्या आज खाना नहीं दिया था मम्मा ने? दिया था। थोड़ा एनर्जी में रहो, कोई बात नहीं, 3 घंटे की तो क्लास। तो बेटा, अब बात यह है कि एक होता है टर्म ट्रांसपीरेशन, एक होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन में और ट्रांसपीरेशन में क्या अंतर है बेटा? कोई बताएगा? एक टर्म में लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे, एक है ट्रांसपीरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें तो ऊपर जाना, ट्रांसपिरेशन का जो पानी है वो वाष्प बन के टूट जाएगा, और जो ट्रांसपिरेशन है, इसका मतलब है धूप से जो वाटर आया है वो हम ऊपर ओवर पार्ट में ले जाएंगे। ये तो पार्ट है, ये वो तो असेंट ऑफ सेप था, वहां तक ट्रांसपीरेशन नहीं था भाई साहब। और पार्ट्स में भेजने को ट्रांसपीरेशन बोले घनसू। ट्रांसपिरेशन तो ऊपर से उड़ेगा पानी, ये ऊपर से न्यूज पानी। नहीं, देखिए, एक्चुअली दोनों में ही वाटर वेपर्स के फॉर्म में ही जाएगा, दोनों में ही वेपोराइजेशन होता है, या मैं बोलूं हिंदी में वाष्पीकरण होता है, वाष्प के फॉर्म में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपीरेशन में तुम्हें दिख रहा है कि जैसे बारिश पड़ती है ना, ऐसे तुम्हें दिख रहा है प्लांट से ऊपर जाता हुआ, दिखेगा किसी में भी नहीं। अंतर ये होता है, वेपोराइजेशन होता है। इवेपोरेशन है किसी भी वेट सरफेस से, वेट मतलब गीली, किसी भी बेटा वेट सरफेस से वाटर का बेटा लॉस हो जाना, किसी भी वेट सरफेस से वेपोराइज हो जाना, वो होता है इवेपोरेशन। लॉस ऑफ वाटर, है ना, फ्रॉम एनी वेट सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सपोज करिए लीफ है, प्लांट की लीफ, इस प्लांट को मैंने अभी एक पाइप से स्प्रे करके पूरे प्लांट को नहला दिया, थोड़ी देर में वो सूख गया, वो इवेपोरेशन हुआ भाई साहब, ना कि ट्रांसपीरेशन। उसी प्लांट से देख लो, जबकि नॉर्मली उसे ट्रांसपीरेशन हो रहा था जो दिख नहीं रहा था। तो अगर हम सरफेस चाहें, हम नहाकर बाहर निकले, है ना, बाल हमारे गीले हैं,
तो बेटा थोड़ी देर में आप टॉवल से ज्यादा मत करें, फिर भी सूख जाते हैं बाल, अच्छा। एवोपरेट हो रहा है। तो इवेपोरेशन किसी भी वेट सरफेस से हो सकता है, एनिमल, प्लांट, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस से हो सकता है। ट्रांसपिरेशन पहली बात तो केवल लिविंग से ही होगा, उसमें भी केवल प्लांट की लीव्स या एरियल पार्ट से, एनिमल से नहीं होगा। हम कहें कि हमारे बालों से ट्रांसपिरेशन हो गया, बोल भी मत देना। कभी कोई ये कहेगा कि तुम नीट के लायक क्या बात कर रहे हो, है ना? तो ऐसा कभी मत बोल देना कि बेटा हम मतलब नॉन लिविंग, लिविंग किसी भी वेट सरफेस से क्या हो सकता है, इवापोरेशन, लेकिन ट्रांसपिरेशन केवल प्लांट की एरियल पार्ट्स। ठीक है। दूसरी बात, दोनों में वेपोराइजेशन होता है, लेकिन बेटा इवापोरेशन में केवल एक्सटर्नल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं देखो कंपेयर कर रहा हूं, ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स, टेम्परेचर, लाइट, विंड वेलोसिटी, है ना बेटा? आपने देखा हवा चल रही है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना? तो ये इन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन है वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, दोनों टाइप के फैक्टर्स पे। इंटरनल लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपीडी, वाटर पोटेंशियल, है ना? क्योंकि बेटा वो लिविंग है ना, तो उस पर डिपेंड कर रहा है बहुत कुछ। और बेटा एक्सटर्नल तो आपको पता ही है, यही जो विंड वेलोसिटी सब मैंने बोले इसके लिए भी मैटर करते हैं। ड्राई है एनवायरमेंट, मैंने बताया भी था उस दिन तुम्हें कि अगर लीफ के चारों ओर एनवायरमेंट ड्राई है, पानी की कमी है, तो क्या होगा, वाटर लॉस बेटा ज्यादा तेजी से होगा, ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तुम भी बेटा एमएस कॉलेज के बच्चे हो? नहीं? अच्छा, बीएससी नहीं किया एमएस कॉलेज से? ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज इसका मतलब तुम गए तो होगे कॉलेज, तुम झूठ बोल रही हो। वो चेहरे मुझे ऐसे याद रह जाते हैं कॉलेज में। तो बेटा रे, तो देखिए मैं ये बोल रहा था आगे, और बेटा जैसे मान लीजिए बारिश, मैंने बताया था उस दिन बारिश की ह्यूमिडिटी हो रही है, बारिश है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, तो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन। अच्छा कहां कहां से होता है साहब? इसके टाइप से बता रहा हूं जरा। इंस्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है बेटा, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, एक होता है क्यूटिकुलर। बेटा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हमेशा मोर देन 90% स्टोमेटा से ही होता है मतलब मेन जो टाइप है वो क्या किससे होता है, स्टोमेट। इसीलिए हम जनरली स्टोमेटा स्टोमेटा का नाम लेते रहते हैं। लेंटिकुलर का मतलब है लेंटिसेल्स, आपने नाम सुना है लेंटिसेल? यस सर। सुना है किसी बच्चे ने? यस सर। क्या होते हैं लेंटिसेल बेटा? स्टैंडर्ड रूट पे सर बॉडी प्लांट में जो फोर्स पाई जाती है। जनरली काम, जनरली काम क्या होता है इनका? शाबाश बोल बेटा। जनरली काम इनका गैसेस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन। मिसगाइड रहते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। स्टोमेटा और लेंटिसिल दोनों ही गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन भी करते हैं, दोनों ही ट्रांसपिरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आपको बता दूं मेन मेन जो काम किया है बेटा, स्टोमेटा का मेन काम है ट्रांसपिरेशन, गैसेस एक्सचेंज मेन नहीं है। अगर आपको एक पिक करना है ना कोई, तो गैसेस एक्सचेंज में आंसर क्या आएगा, लेंटिसिल्स। क्या आएगा, लेंटिसिल्स। और ये जो लेंटिसिल है, ये बच्चा सही बोल रहा है, केवल ऊपर बूढ़ी ट्रंक पे ही नहीं होते, रूट्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, लीव्स को छोड़कर प्लांट के किसी भी पार्ट पर हो सकते हो, इवन फ्रूट्स पर भी लेंट सेल्स लीव्स को छोड़कर प्लांट के किसी भी पार्ट पर पाए जा सकते हैं। जनरली बोला यह जाता है जब आप पढ़ेंगे एनाटॉमी में कि बूढ़ी ट्रंक पे पाए जाते हैं, बूढ़ी स्टेम पर, ऐसा नहीं। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? केवल लीव्स को छोड़ करके, क्योंकि लीव्स पर क्या है, लीफ पर स्टोमेटा है,
वही काम कर रहे हैं गैस एक्सचेंज पे वहां पर। तो थोड़ा बहुत लेंटिसिल के थ्रू भी होता है। और बेटा थोड़ा सा क्यूटिकल, लीफ की सरफेस पर एक होती है क्यूटिकल की लेयर, जो नॉर्मली वाटर लॉस को रोकती है, प्रोटेक्शन देती है लीफ की सरफेस को बेटा। लीफ की एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल। ठीक है। तो बेटा क्यूटिकल के थ्रू भी थोड़ा सा वाटर लॉस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं जरा स्टोमेटा के बारे में। आपको मैंने बताया था कि स्टोमेटा की ओपनिंग होने पर देखो बैग पैक करके चलने को तैयार, ये वही लड़की है जो डेली चली जाती है क्या जल्दी? अच्छा तो जा, चल जा। हाँ जा जा जा, जा, जा। जिसको भी जल्दी जाना है चले जाओ। ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं। तो देखिए जो दूर वाले हैं उन्हें कोई बात नहीं है। वैसे भी कोई जबरदस्ती की पढ़ाई है ही नहीं। पढ़ाई केवल पढ़ाई वालों को ही पढ़ाया जाता है, जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाया बेटा। तो जो देखिए मैं स्टोमेटा की बात कर रहा था, तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि स्टोमेटा के ओपन होने पर, है ना, ट्रांसपिरेशन होगा बेटा, और रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था उनकी गार्ड सेल रेस्पॉन्सिबल होती है। तो मैं देखिए यहाँ डाइकोट स्टोमेटा बना रहा हूँ। तो नहीं बेटा, ये मोनोकॉट स्टोमेटा का डायग्राम इसका है। मोनोकॉट। इसीलिए तो मैं और थोड़ा जल्दी क्लास शुरू इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जल्दी से हो जाए ना, कि आप लोगों को ज्यादा लेट ना हो, क्योंकि बच्चे दूर, नहीं तो मुझे तो आने में और लेट ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि धूप पड़ रही होती है दिन में ज्यादा। बेटा देखिए यहाँ पर एक गार्ड सेल है जिनकी वजह से हम ये नाम देते हैं कि डंबल शेप या किडनी शेप। अच्छा, ये बच्ची अच्छी अच्छी बेटा रे। अब इसमें आप, हाँ देखिए ज्यादा इस पे फोकस करेंगे आप, है ना, डाइकोट स्टोमेटा, क्योंकि ज्यादातर 80-90% डाइकोट प्लांट होते हैं। तो पता है इसमें गार्ड सेल में अंदर वाली वॉल थिक होती है और बाहर वाली वॉल थिन होती है, ये भी रेस्पॉन्सिबल है ओपनिंग के लिए। और एक आप चीज और देख रहे हो, इसमें बेटा रेडियली ओरिएंटेड, मतलब ऐसे 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 नहीं है, ऐसे रेडियली ऐसे रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ये जो मैंने बनाया ना ये डिजाइन, ये रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स।
अच्छा बेटा, ये जो पड़ोसी सेल्स है ना, Yes, sir. गार्ड सेल के सराउंडिंग वाली, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। Yes, बिल्कुल। सब्सिडरी सेल्स, ये स्ट्रक्चर होता है। और ये कॉर्नर्स पे बेटा जुड़े हुए हैं, ऐसे यहाँ पर ये कॉर्नर्स पे जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं बनाना है। अब रेडियली ओरिएंटेड माइक्रोफिब्रिल बेटा, इतना बड़ा रोल है उनका कि जब आप जानते हैं कि जब टर्जिट होती हैं सेल्स, गार्ड सेल क्या होती है, पानी अंदर आके ना, एंडोस्मस से कुछ पानी अंदर आता है, तो टर्जिट होती है, मैंने बताया था फूल जाती है टर्जिट। बेटा देखिए, टर्जिट होने पर अगर ये जो माइक्रोफिब्रिल्स मैंने बताया, अगर ये ऐसे सपोज करो लॉन्गिट्यूडनली होते, तो लॉन्गिट्यूडनली होने पर क्या होता कि स्वेल होने पर और चिपक जाती सेल्स, लंबाई में सेल बढ़ जाती गार्ड सेल, मतलब ऐसे अभी इनका होता है ना, पेट सा फूल गया ऐसे, ऐसे फूलने की वजह कैसे हो जाती, लंबाई में बढ़ जाती और चिपक जाती, तो बंद हो जाता है स्टोमेटा उल्टा। तो इसका मतलब इनका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जो रेडियली ओरिएंटेड है, तो जब वाटर अंदर आया तो इन्होंने इसको बाहर की तरफ खींचा, फिब्रिल्स जो है ये सेलुलोज वाले, किधर की तरफ खींचा बेटा, बाहर की तरफ पुल किया। अगर ये ऐसे, तुम क्वेश्चन आता है कि अगर लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड होते, डीप में से जब आता है क्वेश्चन, तो क्या हो सकता था, तो उल्टा हो जाता, बंद और हो जाता टर्जिट होने। ये तो हटा दूं इधर वाला थोड़ा। एंड टोमेटल ओपनिंग बेटा, ये टाइम में होती है। मैं देखिए मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। टर्बिडिटी गार्ड सेल की वजह से होती है, वो क्यों होती है, एंडोस्मोसिस होने की वजह से होती है। और बेटा इसमें हेल्प कौन करता है, इसमें एक तो थिक वॉल होना अंदर वाली, और एक रेडियली ओरिएंटेड फिब्रिल्स या माइक्रो फिब्रिल्स का पाया, ठीक है बेटा। और क्लोजिंग जो होती है वो होती है एक्सोस्मोसिस की। तो गार्ड सेल क्या हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। लिख देता हूँ थोड़ी सी दो लाइन उसकी भी। ये DITY लिखा है बेटा, DITY।
Flaccidity of guard cells. Due to exosmosis. ये मैं पॉइंट लिख रहा हूं, जैसे प्लांट ग्रोथ में पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन ABA, सुना नाम आपने? Yes, sir. FCC कैसे? एफसीसी कैसे? प्लांट हार्मोन ABA, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये बेटा इंड्यूस करता है क्या? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब पानी की कमी होगी बेटा, वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी, तो उन कंडीशन में ये जो एब्सिसिक एसिड है स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करेगा। और देखो, एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको अफेक्ट करने वाला, फैक्टर्स में बात करूं मैं, जैसे कोई बच्चा कहेगा सर टेम्परेचर नंबर वन फैक्टर, या कोई कहेगा सनलाइट, उसकी बेटा ट्रांसपिरेशन की रेट को डिटरमाइन करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, अगर मैंने बताया आपको, गर्मियां तो बहुत पड़ रही हैं, बरसात के दिन है, टेम्परेचर काफी है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत है, बस बारिश आने वाली है, नहीं होगा ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा क्लोज रह जाएंगे, क्योंकि पहले से ही पानी इतना ज्यादा है लीव्स के सराउंडिंग में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है टू डिटरमाइन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ध्यान रखना। उसके बाद में नंबर 2 पर कौन आता है? टेम्परेचर। रात में भी स्टोमेटा ओपन कराया जा सकता है, हाई टेम्परेचर देख। नॉर्मली स्टोमेटा रात में बंद रहते हैं ना बेटा, Yes, sir. दिन में ओपन होते हैं, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है तो रात में भी ओपन हो सकता है। इसके अलावा सनलाइट तीसरे नंबर पर आए, फर्स्ट प्रेफरेंस ह्यूमिडिटी, सेकंड टेम्परेचर, एंड थर्ड बेटा सनलाइट। ठीक है, Sir. चलो तो रहने दो बस। चलिए बेटा, कल तो छुट्टी रहेगी। हाँ जी। तुम्हारा पता